बोलिए। यस। फाइन। ओके, तो हम लोग कहाँ तक डिस्कस किए थे? जो थ्योरी थी सभी थ्योरी डिस्कस कर लिए थे, सोशल मूवमेंट का एग्जांपल दे करके। रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी थी। सर कोई पासकोड भी है क्या मीटिंग ज्वाइन करने का? नहीं, कोई पासकोड नहीं, डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। पासकोड मांग रहा है क्या कोई? यस सर, लैपटॉप मांग रहा है। आई थिंक कुछ पासकोड तो नहीं मांगता है। सर हाँ जी, सर बोलिए। वो मॉक टेस्ट में ना यूनिट 7 के मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे आज। तो हाँ उसमें ना काफी क्वेश्चन गलत है। मतलब कम से कम 10-15 क्वेश्चन। एक तो उसमें मतलब मैटरनिटी का लीव का दिया था, तो उसमें 4 मंथ का आंसर आ रहा है, जबकि 6 मंथ है सर इसका। और भी बहुत सारे हैं बट मुझे अभी याद नहीं है। नहीं, तो जब आप लगाते हैं, जब आपको गलत लगता है तो मुझे भेज देना डायरेक्ट व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे। मैं उसको करेक्ट करूँगा ना। एक्चुअली वो मॉक टेस्ट बनाए और किसी ने थे, क्योंकि वो इतना सारा तो मॉक टेस्ट में नहीं बना पाता था, मैंने और किसी से बनवाया था। मैंने चेक किया था बट इतना एक एक करके आई हम्म। थिंक मिस्टेक हो गया होगा। मुझे भेजते जाइए, मैं उसको करेक्ट करके दोबारा पूरा अपलोड कर दूंगा, है ना। जब भी जहाँ पर आपको डाउट लग रहा है ठीक है। मुझे भेज दीजिए। ठीक है सर। ठीक है सर। डायरेक्ट लिंक इससे कीजिए, नहीं होगा जी जरूर। ओके, हाँ, डायरेक्ट लिंक से आप करिए। नहीं हो रहा है, नहीं ना। और कोई पासवर्ड तो इसमें मांगता नहीं आई थिंक। कलेक्टिव बिहेवियर की थ्योरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर पाएंगे, आई होप। अब बात करेंगे हम, जो बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव हम पढ़ते हैं, जो कि कॉमनली हम यूज करते हैं सोशल और प्रैक्टिस में। कौन कौन से पर्सपेक्टिव हैं? बेसिकली पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टिकोण। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सपेक्टिव दैट वी यूज इन social work practice? Anyone? We have discussed in the unit 1, also discussed in the previous question also about this perspective. बताइए। Anyone? तो किसी भी चीज को देखने का नजरिया, किसको? किसी भी फेनोमेना को देखने का नजरिया। ओके, बिल्कुल ठीक है। और एनीवन? तो सोशल वर्क में तो ऐसा होगा ना कि मतलब एक पेशेंट अपनी परेशानियों को कैसे देखता है और सोशल केस वर्कर या फिर सोशल वर्कर उसको कैसे देखता है। हम्म। सो बेसिकली हम जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव यूज करते हैं या इसको दृष्टिकोण बोलते हैं, जैसे कि कई प्रकार के, मतलब कई टाइप के लोग होते हैं, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, तो एज ए सोशल वर्कर हम लोग हर एक इंसान को जो है उसकी प्रॉब्लम्स को, पर्सन की प्रॉब्लम को, क्लाइंट की प्रॉब्लम को, या जो उसकी नीड है उसको डिफरेंट तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो जो पर्सपेक्टिव होते हैं काइंड ऑफ फ्रेमवर्क बोल सकते हैं, या थ्योरी बोल सकते हैं, या मॉडल बोल सकते हैं, प्रिंसिपल, कुछ भी, जिसके माध्यम से हम एक जो कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स होती है प्रॉब्लम की या कोई चैलेंज की या नीड की, उसको एड्रेस करने के लिए हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट एंगल से। उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव या दृष्टिकोण। ओके, चाहे वो फैमिली हो, चाहे कोई एक कम्युनिटी हो, या कोई एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन हो, या कोई नंबर ऑफ पीपल हो। ओके, उनकी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम डायरेक्टली एक नहीं समझ सकते हैं, या फिर उसको समझने के लिए हमको अलग तरीके से या फ्रेमवर्क देखने होते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव का हम यूज करते हैं। पर्सपेक्टिव इज अ काइंड ऑफ विजन, बिल्कुल। इज अ काइंड ऑफ विजन, इज काइंड ऑफ लेंस, जिसके माध्यम से हम एक प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से देख पाते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक ही प्रकार की प्रॉब्लम होती है, बट इंडिविजुअल पर्सन अलग अलग होते हैं। तो हमको लोगों के हिसाब से उस प्रॉब्लम को देखना होता है कि कौन पर्सन किस प्रकार का है। ओके, वो किस कल्चर से बिलोंग करता है,
ओके, उसका जेंडर क्या है, कभी कभी जेंडर पर्सपेक्टिव को देखना पड़ता है, एथनिक पर्सपेक्टिव को देखना पड़ता है। ओके, तो वो पर्सपेक्टिव हमको बताता है कि हर एक पर्सन, हर एक क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे एक स्ट्रक्चर तरीके से। ओके, तो हम लोग एज ए सोशल वर्कर पर्सपेक्टिव को यूज़ करते हैं जब भी कोई भी सोशल वर्क कोई प्रैक्टिस करता है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल के लिए हो, चाहे कोई कम्युनिटी के लिए हो, या फिर एक पूरी फैमिली के लिए हो। तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, जैसे कि आपका एक हो गया पहला, स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव। ओके, स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो सोशल वर्कर का फोकस कहाँ पर होगा, इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ पर। क्लाइंट की स्ट्रेंथ पर। बिल्कुल, इंडिविजुअल के पास स्ट्रेंथ का मतलब उसके पास क्या स्किल्स है, क्या नॉलेज है, उसके पास क्या रिसोर्सेस हैं, उसके पास क्या एबिलिटी है। ओके, बजाय कि हम उसकी प्रॉब्लम्स पर फोकस करें या उसकी जो डेफिशिएंसी उस पर फोकस करें, उसको तो फोकस करना ही होगा, लेकिन हमारा फोकस रहेगा यहाँ पर उसकी कैपेबिलिटी पर, उसके पास जो स्किल्स है, उसके पास जो मोटिवेशन है, या उसके पास जो रिसोर्सेस हैं, या जो स्ट्रेंथ है, उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। वो आपका स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव कहलाता है। ओके, तो एक नज़रिया होता है कि हम पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर हमको लग रहा है कि पर्सन के में कुछ एबिलिटी है, कुछ कैपेबिलिटी है, उसके पास ऐसे रिसोर्सेस हैं कि हम उसकी हेल्प करके वो समस्याओं को सॉल्व कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव। कि हम किस प्रकार से स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव का यूटिलाइजेशन करके मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं क्लाइंट को, अगर वो किसी प्रकार की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन ड्रग एडिक्टेड है। ओके, तो हम फोकस करेंगे उसके पास क्या कैपेबिलिटी है, क्या सोर्सेस है, क्या स्ट्रेंथ है, उसका कैसे यूटिलाइजेशन कर सकता है वो एडिक्शन को कम करने के लिए। समझ में आ रहा है? यस तो सर। हो गया स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव। सेकंड आपका, ये जैसे यहाँ पे लिखा है कल्चरल पर्सपेक्टिव। कल्चरल पर्सपेक्टिव का फोकस कहाँ पर होता है, ये किस चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसिस करता है? सर वैल्यूज, कस्टम्स, कल्चरल सेटिंग में एक्टिव। कैसे क्या क्या बोल रहे हैं? सर उसका वे ऑफ लाइफ क्या है, जैसे वैल्यू वे ऑफ सिस्टम हो लाइफ के, गया, तो क्या वैल्यूज हैं उनके, क्या रिलीजन क्या उनकी। है, डिफरेंट कस्टम्स हैं, इन सब चीजों पर। बिल्कुल, इंडिविजुअल्स की जो आइडेंटिटी होती है वो जुड़ी होती है उसके कल्चर से भी कहीं ना कहीं। तो उसको कल्चर बैकग्राउंड किस प्रकार का है, उसको हमको रिस्पेक्ट करना होता है, उसको अंडरस्टैंड करना होता है कि किस प्रकार के कल्चर में पर्सन रह रहा है, उसके क्या बिलीफ हैं, क्या वैल्यू हैं, क्या प्रैक्टिसेस हैं, जो कि जिस सोसाइटी में वो रहता है उसका कल्चर क्या है, उसके अनुसार से हमको उसकी हेल्प करनी होती है, मदद करनी होती है। ओके, उसको बोलते हैं कल्चर। मतलब यहाँ पर कल्चर पे हम फोकस करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि पर्सन किस प्रकार से हम उसको अगर हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जो कल्चर एक एस्पेक्ट है वो बीच में आएगा। तो हम उस चीज़ को भी ध्यान रखना होता है, उसके कल्चर नॉर्म्स को भी देखना होता है, उसके ट्रेडिशंस को भी देखना होता है। उन सभी चीज़ों को देखते हुए फिर हम इंटरवीन करते हैं या सपोर्ट देते हैं, हेल्प करते हैं या मदद करते हैं। वो आपका कल्चरल कम्पिटेंट या कल्चरल पर्सपेक्टिव कहलाता है। ओके, क्योंकि हर एक इंसान जो है अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड का होता है, तो हम उसको रिस्पेक्ट भी करते हैं और उसको अंडरस्टैंड भी करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो फिर हम एक पर्सपेक्टिव डेवलप करते हैं और उसको सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जो भी रेलिवेंट सर्विस होती है। ओके, क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एग्जांपल लेना चाहें तो मान लीजिए इमिग्रेंट फैमिली है। हाँ, तो उनको अगर उनको किसी प्रकार की हेल्प करना है तो हमको पहले उनकी कल्चर को समझना होगा, उनके ट्रेडिशन को समझना होगा, उनकी जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल प्रेजेंट टाइम में उसको अंडरस्टैंड करना होगा। ओके, उसके बाद माध्यम से हम इंटरवीन करेंगे फिर। नेक्स्ट है आपका जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव। जर्नलिस्ट पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है? जर्नलिस्टिक या जनरल इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव? सर इसमें जैसे लाइफ स्टाइल को देखना, बहुत सारी चीजों को एक साथ देखना, जैसे ओके। कल्चर हो गया, प्राइवेट लाइफ स्टाइल, एक्टिविटीज, रिसोर्स। ओके, और एनीवन? बोलिए। वो किसी को नहीं पता? सी, हम लोग ये डिस्कस किए हैं ना, तो एटलीस्ट आपको आना चाहिए जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव।
या जर्नलिस्टिक इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव भी बोल सकते हैं। इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव होता है जहाँ पर हम इंडिविजुअल्स और इन्वायरमेंट को साथ में लेकर के देखते हैं। जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव में हम हर चीज़ देखते हैं, उसकी लाइफ को, उसकी लाइफ स्टाइल, ओके, वे ऑफ लाइफ, क्या वर्क है, किस प्रकार का वर्क करता है, फैमिली, कम्युनिटी, ओके, मल्टीपल एस्पेक्ट को हम कवर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। ओके, क्लाइंट की लाइफ कैसी है, उसका वर्क कैसा है, उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, उसको कैसे समझना है, वो सभी चीज़ें आपकी जर्नलिस्टिक इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव में आ जाएगी। क्लियर है? थर्ड नंबर क्लियर है सभी को? कोई बोलिए। सर नो एक सर। बार जनरलिस्ट का बता देना थोड़ा फिर से। जनरल सी, यहाँ पर देखो, जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव या यहाँ इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव, सिंपल इसका मतलब यही है कि अगर हम, कोई भी पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन है, वो क्या क्या चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसकी लाइफ स्टाइल होगी, उसका वर्किंग प्लेस होगा जहाँ पर वो वर्क करता होगा, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। ओके, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, क्लाइंट के आसपास की सराउंडिंग्स, ओके, कम्युनिटी, फैमिली, मल्टीपल सिस्टम हो सकते हैं, वो पर्सन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उन सभी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए पर्सन को हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, या उसको किसी प्रकार से सपोर्ट या इंटरवेंशन, अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन करेंगे। वो आपका जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव कहलाता है, या इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव बोल सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर। ओके। नेक्स्ट इसमें एथनिक सेंसिटिव पर्सपेक्टिव। बताइए, ये तो हम लोग अभी, जैसे कि कल्चर पर्सपेक्टिव होता है, इसी प्रकार से एथनिक सेंसिटिव पर्सपेक्टिव होता है। यहाँ पर हम जो है क्या करते हैं? तो एथनिक क्या क्या उसके नॉर्म्स हैं, क्या रूल्स हैं, क्या कस्टम्स हैं, ओके, और वो कैसे एक इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस कर रहा है। बिल्कुल तो उसको जो हम अपनी राय बनाते हैं, मतलब एज सोशल वर्कर, उसको बिल्कुल एथनिक सेंस बिल्कुल। पर्सपेक्टिव को ही एथनिक बोलते हैं। सेंसिटिव पर्सपेक्टिव में बेसिकली जैसे जनरली होता क्या है कि ऐसे लोग जो कि मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं, या किसी प्रकार का उनके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, राइट, तो ऐसे लोगों को, ऐसे इंडिविजुअल्स को या कम्युनिटी को जो है हमको अंडरस्टैंड करना होता है। हमको एक एथनिक सेंसिटिव पर्सपेक्टिव के माध्यम से, जैसे मान लीजिए जो मार्जिनलाइज सेक्शन है कम्युनिटी का, या जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, एथनिक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, तो उसको हमको अलग तरीके से देखना होगा, क्योंकि उनकी समस्याएं अलग होगी, उसके जो प्रॉब्लम्स होंगी, उनके पीछे रीजन अलग हो सकता है, फैक्टर्स अलग हो सकते हैं। तो हमको ये जो एथनिक बैकग्राउंड होता है, डाइवर्स एथनिक बैकग्राउंड है या माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उसको हमको समझना होता है, उसको अंडरस्टैंड करना होता है, उसके माध्यम से हम मदद करते हैं। जैसे सोशल जस्टिस इंश्योर करना है, या किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस पर्सपेक्टिव का यूज करते हैं। ओके, तो जनरली जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है, माइनर कम्युनिटी होती है, उस पर, या जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, छोटा समूह है, उसके लिए हम ये पर्सपेक्टिव को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं को एड्रेस करते हैं, या उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर। हम्म। नेक्स्ट इसमें सेकंड, नेक्स्ट है आपका फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या होता है, बताइए। ज्योति गुप्ता, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो इसमें महिलाओं के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो पितृसत्तात्मक जो परिवार होता है, वो सारी चीजें देखी जाती हैं। ओके, तो बेसिकली ये जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है, इसका फोकस होता है कि हम सोशल सोसाइटी की जो, women perspective. यस यस, ओके, so बेसिकली महिलाएं या फिर जो भी मार्जिनलाइज जेंडर आइडेंटिटी है, उसको लेकर के इनजस्टिस अगर हो रहा है, इनक्वलिटी हो रही है, सर इकोनॉमिक, विमेन के हितों की बात की जाती है इसमें। हाँ बिल्कुल सही सही है, वीमेन के हितों की बात, ओके, उनके अगेंस्ट में किसी प्रकार का, चाहे सोशल इनजस्टिस हो, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल इनक्वलिटी हो, उसको जो है एड्रेस करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सोशल वर्कर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करता है, उसके माध्यम से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। ओके, क्लियर है? ताकि जेंडर इक्वलिटी को वो प्रमोट कर पाए, उसको, वो उनकी रिलेटेड जो भी समस्या है, प्रॉब्लम्स है, इनक्वलिटी है, इनजस्टिस है, उसको एड्रेस कर पाए, उसको अंडरस्टैंड कर पाए।
क्लियर है? तो बेसिकली इन सारे पर्सपेक्टिव्स के हम यूज कैसे करते हैं सोशल वर्क? अभी मैंने देखो जैसे सिंपल है, अगर कोई महिला कोई क्लाइंट है वो आती है, ओके, तो एज ए सोशल वर्कर आप पहले पर्सपेक्ट का मतलब होता है कि ये जनरली आपके, आप जब भी आप किसी से एज ए, जैसे कोई डॉक्टर होता है तो पेशेंट को देखता है तो ऐसा नहीं कि वो सोचता है कि हमको कौन सा पर्सपेक्टिव यूज करना है। वो बेसिक नॉर्मल चीज होती है कि वो देखेगा पर्सन को, वो महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, वो देखेगा किस प्रकार की समस्या इसको हो सकती है, वो एक महिला और पुरुष को अलग करके देखेगा कि पुरुष की प्रॉब्लम अलग हो सकती है, एक ही समस्या होगी, लेकिन उसका रीजन पुरुष के लिए अलग हो सकता है, महिला के लिए अलग हो सकता है। ओके, जैसे मान लीजिए कोई महिला को किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है किसी, तो हो सकता है उसका किसी प्रकार से हरासमेंट हो रहा हो। ओके, तो ये तो पुरुष के साथ नहीं हो सकता है, महिला के साथ ही होगा, तो उसको महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा, उसकी समस्याओं को उसके हिसाब से देखना होगा, तो वो पर्सपेक्टिव कहलाता है। कि आप एक ही प्रकार की समस्या को पुरुष के लिए अलग तरीके से देखेंगे, महिला के अलग तरीके से देखेंगे, क्योंकि रीजन अलग अलग हो सकते हैं दोनों के लिए। ओके, तो वो पर्सपेक्टिव कहलाता है कि आप किस प्रकार से देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो मतलब से डायग्नोस करने से पहले किसी भी प्रॉब्लम को उसको जो समझने का एक प्रोसेस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 4 स्टूडेंट है, ओके, तो मैं अगर 4 स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा तो मैं चारों को अलग तरीके से देखूंगा। मुझे पता है कि हो सकता है चारों एक जैसे ना हो, कि मतलब किसी को कम समझ में आता हो, किसी को स्लो समझ में आ रहा हो, किसी को जल्दी समझ में आ जाए, कुछ ना कुछ पहले से पढ़ रखा है। तो मेरा जो नजरिया होगा, जो मेरा पर्सपेक्टिव होगा, चारों के लिए अलग अलग होगा, मैं चारों के हिसाब से देखूंगा। समझ रहे हैं? इसके लिए मुझे अलग से कुछ इनबिल्ड करने की जरूरत नहीं होती है, ये नॉर्मल है, अंडरस्टैंड होता है कि ऑफकोर्स चारों को पढ़ाना है, चारों एक जैसे नहीं होंगे। ओके, सबके IQ लेवल एक जैसे नहीं होगा, तो हमको अलग अलग तरीके से देखना होगा। समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार से क्लाइंट जो होता है, अगर वो मेल है फीमेल है तो हमको उसके हिसाब से देखना होगा, और कोई अमीर है या गरीब है तो हमको उस हिसाब से देखना होगा, कोई माइनॉरिटी समूह से आता है, कोई कोई जो है तो उसको हमको अलग अलग तरीके से देखना होगा, क्योंकि उनकी समस्याएं सबकी एक जैसी हो सकती है, लेकिन उसका रीजन जो होगा तो अलग अलग हो सकता है। समझ आ रहा है? तो उसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि अलग से सोचने की जरूरत पड़ेगी कि हमको अब इसमें कौन सा पर्सपेक्टिव यूज करेंगे। आप 2-3 पर्सपेक्टिव एक साथ यूज कर सकते हैं, या एक कर सकते हैं, दो यूज कर सकते हैं, जैसे थेरेपी हम यूज करते हैं, ओके, मेडिकल सोशल वर्क में या जितनी साइकेट्रिक सोशल वर्क में। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप एक ही प्रकार से एक ही थेरेपी यूज करेंगे या मॉडल यूज करेंगे, मल्टीपल थेरेपी मल्टीपल पर्सपेक्टिव यूज कर सकते हैं। जी सर। ठीक है ना? ओके, जैसे आपके पास कोई अगर आएगा, 2 या 3 4 5 लोग आते हैं, तो आप और उनको अगर उनको किसी प्रकार की एडवाइस देते हैं, तो सबको एक प्रकार की एडवाइस नहीं देते, आप उनसे पहले पूछते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, किस प्रकार की है। ओके, फिर उसके अनुसार आप सोचते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा हो सकता है, इसका सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन वो सोल्यूशन सबके लिए एक जैसा नहीं होगा। आप दूसरे की सुनेंगे तो दूसरे को अलग तरीके का सोल्यूशन देंगे, या उसकी जो समस्या है उसको अलग तरीके से समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, फिर आप उस पर कुछ ना कुछ जो है अपनी तरफ से हेल्प करेंगे। ठीक है सर, प्लीज ट्रांसलेट इन इंग्लिश। See, we are talking about the various different perspectives that we use in social work practice. So we have discussed about the strength perspective. So in strength perspective, we focus on individual strength, like what he or she have the resources or capability or the quality. In the cultural competence or cultural perspective, we focus on the cultural background of the person. So first, we have to respect the cultural background. Then we have to understand the cultural background, because the problem which is we have to identify, that also depend on the culture. Okay. Next, we have discussed about the journalistic environmental perspective, where we try to connect the individual with the with its environment, like family, community, the working place, working area, friend. So these are the environmental factors. So that has also impact on the client life and their problem. So we have to address in that way. So we have to focus on the person and its environment. Next is ethnic sensitive perspective. Okay, where we have to focus, like some people belong to minority ethnic minority group. So maybe they are facing some kind of discrimination or inequality in the society, any kind of prejudices. Then we have to look into in different way. Okay, so that is ethnic sensitive perspective. Last one we have discussed about the feministic perspective, where the women are facing many kind of problems, injustice or inequality or any kind of violence or anything. So we have to look into we have to understand and address the problems from through the feministic perspective. Clear है?
Clear, sir. Thank you. ओके, क्लियर है सर, क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द रिपोर्ट। ओके, लैंड कम्युनिटी रिपोर्ट। ओके, दैट इज पब्लिश इन 1939। ओके, लैंड कम्युनिटी रिपोर्ट क्या है एनीवन, अगर आप लोगों ने कुछ पढ़ा हुआ है? इन जनरली हम लोग जो चूंकि ये जो है रिपोर्ट 1913 में आई, तो इसके पहले जो भी अप्रोच हम यूज करते थे या करते उस समय, तो जो भी समस्याएं, जो प्रॉब्लम इंडिविजुअल्स फेस करते हैं, तो इंडिविजुअल के लिए हम जनरली केस वर्क यूज करते हैं। ओके, इंडिविजुअल अप्रोच यूज करते हैं। तो कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, जैसे मान लीजिए पॉवर्टी है या पोल्यूशन है या ऐसी समस्या है या कोई ऐसी डिजीज जो कि बहुत लोगों को है, तो बड़े स्केल पे हम इंडिविजुअल अप्रोच को जनरली हम यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हमको डिफरेंट कोई अलग मेथड यूज करना होता है। ओके, तो ये जो लैंड कमेटी रिपोर्ट आई थी, इसमें बेसिकली ये जो हमारा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको एज ए मैक्रो मेथड माना गया। दैट इज वेरी लेजिटिमाइट, इनके द्वारा, रॉबर्ट पी लैन के द्वारा जो है ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। और इन्होंने बताया कि ये जो मेथड है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, एक मैक्रो मेथड है। मैक्रो मेथड का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर बड़े स्केल पे जो बड़ी समस्याएं होती हैं उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। क्लियर है? जो ब्रॉडर सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं सोसाइटी की, कम्युनिटी की, दैट इज वी यूज मैक्रो मेथड। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन ने उन्होंने बताया कि दैट इज वेरी लेजिटिमाइट ओके मेथड, जिसको हमको सोशल वर्क प्रैक्टिस में यूज करना चाहिए। और इसके साथ साथ इन्होंने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की, उसका नाम था द फील्ड ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये रिपोर्ट जो है इनके द्वारा तैयार की गई, और इसमें इन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव बताए कि ये जो ऑब्जेक्टिव हैं इसके माध्यम से हम कम्युनिटी की बड़े स्केल पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम इस कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये सही तरीका है, एक लेजिटिमाइट वे है समस्या को सॉल्व करने का, क्योंकि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो मल्टीपल टास्क, मल्टीपल फंक्शन जो होते हैं, मल्टीपल जॉब्स होती हैं, वो हम अलॉट कर देते हैं लोगों को। और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे इन्होंने बताया कि दीज आर द सम ऑब्जेक्टिव जिनको हमको फॉलो करना चाहिए इन दी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मेथड, दैट इज मैक्रो मेथड। ओके, तो बेसिकली इनका फोकस था मेथड को लेकर के, कि इन्होंने बताया या बोल सकते हैं इन्होंने रिकॉग्नाइज किया और लेजिटिमाइट किया कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ सोशल वर्क दैट वी कैन प्रैक्टिस, जब जहाँ पर प्रॉब्लम बड़ी होती है, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है, बड़े स्केल पर समस्या होती है, जो कि हम लोग अभी पढ़ते हैं एज ए मेथड, तो वी कैन इजिली अंडरस्टैंड कि दिस इज द मेथड दैट वी कैन यूज एट अ मैक्रो लेवल। ओके, बट इसके पहले जो समस्याएं या इसके पहले जो मतलब मेथड यूज होते थे, केस वर्क या ग्रुप वर्क, लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पे। ओके, तो इनके द्वारा ये रिपोर्ट में बताया गया कि किस प्रकार से ये बहुत ही वैदिक तरीका है और एक मेथड है सोशल वर्क प्रैक्टिस में, जिसको हम यूज कर सकते हैं। और दीज आर सम ऑब्जेक्टिव दैट वी हैव टू फॉलो इन दिस। लाइक पहला, फैक्ट फाइंडिंग। फैक्ट फाइंडिंग मतलब क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम है, तो उसको बेसिस बनाते हुए हम पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ओके, उसके रिगार्डिंग हम प्लानिंग करते हैं, फिर एक्शन लेते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन, फैक्ट फाइंडिंग करनी होगी। दूसरा, प्रोग्राम डेवलपमेंट। नाउ वी हैव द इंफॉर्मेशन और द फैक्चुअल डेटा। ओके, देन वी कैन प्लान द प्रोग्राम। कोई प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। ओके, मैं नोट्स शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो आप यहाँ से लिखने की जरूरत नहीं है आपको। फैक्ट फाइंडिंग। दूसरा है प्रोग्राम डेवलपमेंट। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव जो है इनके द्वारा दिए गए थे। तीसरा, दैट इज दी स्टैंडर्ड डेवलप करना। ओके, डेवलप द स्टैंडर्ड। नेक्स्ट, दैट इज coordination, because we are talking about the community organization at a big level, so we can say coordination is very important part. Coordination and facilitation.
एजुकेशन, एजुकेशन मीन्स लाइक एक पब्लिक रिलेशन बिल्डअप करना, लोगों को बताना, एजुकेट करना, अवेयर करना। ओके, पब्लिक रिलेशन। एंड नेक्स्ट दैट इज द पब्लिक सपोर्ट। पब्लिक सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, पब्लिक सपोर्ट एंड आल्सो पार्टिसिपेशन वी कैन से। सो दीज आर द 6 ऑब्जेक्टिव विच इज ही मेंशन इन दिस रिपोर्ट दैट, इसका जो नाम था, नाम आ सकता है एग्जाम में तो याद करना, द फील्ड ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये रॉबर्ट पी लेन के द्वारा 1939 में प्रेजेंट की गई थी। क्लियर है? ओके। तो जो बड़ी क्लियर समस्या, है सर। जो बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम इंडिविजुअल लेवल पर डील नहीं कर सकते, तो उस प्रकार की सर्विसेज जो है, अब दुनिया भर में बहुत सारी संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल एजेंसी हैं, जो कि इसके माध्यम से जो है बड़े स्केल पर समस्याओं को सॉल्व करते हैं, जैसे पोल्यूशन है या पॉवर्टी है या कोई भी ऐसी समस्या जिसको हम बड़े स्केल पर सॉल्व कर सकते हैं। ओके। तो ये जो रिपोर्ट है इसको हम बोलते हैं लैंड कमेटी रिपोर्ट, 1939 में आई थी, और जिसके माध्यम से कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने एज ए मैक्रो मेथड या एक लेजिटिमाइड तरीका बताया, एक मेथड बताया कम्युनिटी, सॉरी, सोशल वर्क का। क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है, इसका मैं सर ये नोट्स पांचवें नंबर की क्या लिखी है, पांचवें नंबर की एक बार सर। एजुकेशन एंड पब्लिक रिलेशन। एजुकेशन का मतलब पब्लिक शिक्षित रिलेशन। करना, लोगों को बताना, अवेयर करना, सेंसिटाइज करना, जो भी जिस पर्पज के लिए जो है, कोई भी समस्या होगी, कोई प्रॉब्लम होगा उसको लेकर के। ठीक है, यस सभी सर। सभी को क्लियर है? यस सर। हम्म। नेक्स्ट है गुलबैनकियन फाउंडेशन रिपोर्ट है उसमें, लेकिन ये एक्चुअली फाउंडेशन ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसी फाउंडेशन के द्वारा वो रिपोर्ट जो है दी जाती है, जो एग्जाम में आई थी आई थिंक। ओके। सी, दिस इज अ फाउंडेशन। ओके। तो इसके द्वारा बहुत सारे बोल सकते हैं कि चैरिटी वर्क या इंटरवेंशन किए जाते हैं, बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारी फील्ड में, जैसे फॉर एग्जांपल आर्ट हुआ, आर्ट कल्चर, ओके, सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ। सो बहुत सारे सेक्टर्स में ये फाउंडेशन है जो है, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि वो ऑफर करती है, हेल्प करती है, ग्रांट ऑफर करती है लोगों को, कम्युनिटी को, या डिफरेंट सेक्टर्स में। दैट इज गुलबेनकियन फाउंडेशन। ओके। इसका जो हेडक्वार्टर दैट इज इन दी पोर्तुगल, और यूके के अंदर एक छोटी सी ब्रांच खोली गई थी, बोल सकते हैं एक स्मॉल ब्रांच विच इज ओपन इन दी यूके इन 1956 में। तो ये एग्जाम में नहीं आएगा कि कहाँ कौन सी ब्रांच खुलेगी, बस बताने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो फाउंडेशन है, इसका जो मेन फोकस है, बोल सकते हैं कि इनका जो इंटरवेंशन होता है कि हम आर्ट में, कल्चर में, सोशल वेलफेयर में, एजुकेशन में, हेल्थ में कुछ ना कुछ ग्रांट प्रोवाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। ओके। तो उसी में कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो इनके द्वारा दी गई हैं या पब्लिश की गई हैं, जो कि एग्जाम में आ सकती हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। ओके। जैसे 1957 में इनके द्वारा एक म्यूजियम बनाया गया, जिसको बोला गया गुल्फेन म्यूजियम। ओके। उसके बाद फिर 1957 में अगेन एक गुल्बेनकियन विंग रॉयल कॉलेज में बनाया गया, रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट, यूके, यूके के अंदर। ओके, ये आपको रिपोर्ट में दे दूंगा, तो वहाँ से पढ़ लेना, लिखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से फिर 1962 में एक कम्युनिटी सर्विस वॉलेंटियर्स, इसको सीएस भी बोला गया, इसको हम वॉलेंटियर या वॉलेंटियरिंग मैटर्स बोल सकते हैं। ओके। इसको इन्होंने इस फाउंडेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, मतलब फंड प्रोवाइड किया गया। इसके बाद फिर 1965 में एक रिपोर्ट आई, जिसको बोला गया है ब्रिज रिपोर्ट। ओके। ये इंपॉर्टेंट है ब्रिज रिपोर्ट। तो बेसिकली इस रिपोर्ट में कुछ इस संस्था के द्वारा कुछ पॉलिसी जो है बनाई गई,
कि जो इनके द्वारा फंड दिया जाता है वेरियस सेक्टर्स में, आर्ट, एजुकेशन, डिफरेंट सेक्टर्स में, वो किस प्रकार से दिया जाएगा, उसके रिगार्डिंग पॉलिसी तैयार की गई। और जो है ये पॉलिसी को ब्रिज रिपोर्ट बोला गया। ओके, कुछ जनरल पॉलिसी थी कि किस प्रकार से फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी आर्ट में, म्यूजिक में, एजुकेशन में, हेल्थ में। ओके, उसको लेकर के। ठीक है, तो ये इसको याद कर लेना। नेक्स्ट। तो इसमें ना 2018 का समझ में नहीं आया था क्या था ये। अभी 2018 तक पहुंचे नहीं है, कि करके वहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, 1966 में एक होमलेस चैरिटी शेल्टर, इसको बनाया गया। ओके, बेसिकली इसका काम यही है कि ग्रांट दी गई कि जो भी होमलेस पर्सन है उनको किस प्रकार से मदद करना है, शेल्टर प्रोवाइड कराना। ओके, ये ग्रांट इस फाउंडेशन के द्वारा प्रोवाइड की गई। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है शायद। 1968, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिटी वर्क एंड सोशल चेंज। ओके, इसका दूसरा नाम है यंग हस्बैंड रिपोर्ट। ये एग्जाम में महत्वपूर्ण है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, इनमें से कोई भी नाम आ सकता है, कम्युनिटी वर्क एंड सोशल चेंज या यंग हस्बैंड रिपोर्ट। ओके, तो बेसिकली जो वनेबल सेक्शन है, या जो गरीब लोग हैं, या जो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते, वनेबल सेक्शन है, उनकी मदद करने के लिए इसको बनाया गया था कि किस प्रकार से सही तरीके से जो है इफेक्टिव तरीके से इस रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि किस प्रकार से हम सोशल वर्क, कम्युनिटी वर्क के माध्यम से हम हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और जो कम्युनिटी वर्क है, दैट इज वेरी लाइक इम्पोर्टेंट, विच इज फोकस्ड इन दिस रिपोर्ट, कम्युनिटी वर्क एंड सोशल सोशल चेंजेस। सो यहाँ पर जो मेन फोकस था कि जो कम्युनिटी वर्क है, सोशल वर्क में हम जो यूज करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रू विच वी कैन हेल्प, वी कैन कमिट हेल्प टू हेल्पिंग कम्युनिटी जो कि बहुत वनरेबल है और जो बहुत कमजोर लोग रहते हैं, गरीब है। ओके, तो इस 1968 में इसको फाउंड किया गया, फंडेड किया गया, इसको कम्युनिटी वर्क एंड सोशल चेंज पे इस रिपोर्ट बोल सकते हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से, या इस रिपोर्ट को लाया गया और इसके माध्यम से बताया गया किस प्रकार से हम बदल बदल सकते हैं, एनवायरमेंट या चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है। इसके बाद 1973 में एक रिपोर्ट और इनके द्वारा दी गई, दैट इज करेंट इश्यूज इन कम्युनिटी वर्क। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। करेंट इश्यूज इन दी कम्युनिटी वर्क, एक फाउंडेशन के द्वारा पब्लिश की गई। ओके, उसके बाद ये जो रिपोर्ट थी, इसको फिर यूके की पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया। ओके, इस पर डिस्कशन हुआ है, जो रिकमेंडेशन इस रिपोर्ट में दी गई थी उसको डिस्कशन हुआ। ओके, तो ये जो नाम है इसका रिपोर्ट का, ये आप याद कर सकते हैं, करंट इशू इन दी कम्युनिटी वर्क। क्लियर है? क्लियर है सर। यस सर। उसके बाद कौन सा बोल रहे हैं, 2018 का? हाँ सर, 2018 का नहीं समझ में आया। 1 सेकेंड। ओके, उसके बाद 2016 में द सिविक रोल ऑफ आर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसको लॉन्च किया गया। ओके, इसके माध्यम से भी कुछ जो है रिकमेंडेशन दी गई। ओके, कि किस प्रकार से पॉलिसी या जो प्रोग्राम या जो प्रैक्टिसेस की जाती हैं उसका क्या इम्पैक्ट होता है, उन सब चीज़ को लेकर के। ओके, तो ये 2016 का है। 2018, दैट इज वन लेस कैंपेन। ओके, इसको जो है लंदन में इसको ये बोल सकते हैं कैंपेन था, या रेवोल्यूशन बोल सकते हैं, इसको चलाया गया, स्टार्ट किया गया। ओके, इस रिपोर्ट में यार इसमें डिटेल में लिखा ही नहीं है, मेरे पास जो रिपोर्ट है फॉर फाउंटेन्स। सर इसमें फाउंटेन्स के लिए मेयर ने 5 मिलियन रुपीस दिए थे, तो सर वो किस मतलब किस पर्पस से।
यस 2018 का, इसमें डिटेल में कुछ लिखा नहीं है। वन लेस कैंपेन इन्फ्लुएंस रिफिल रेवोल्यूशन लंदन मेयर ऑफ लंदन कमिट 5 मिलियन। ओके, इसको 2018 वाला मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ूंगा तब बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जितना है उसमें ये इतना ही लिखा हुआ है, तो इससे मुझे क्लियर नहीं जी हो रहा सर, कोई दिक्कत नहीं सर। है ना। ठीक है, फिर उसके बाद 2020 में एक और है लास्ट वाला है, इसको देख लेते हैं। ओके, दैट इज सिटीजन एंगेजमेंट ऑन क्लाइमेट प्रोग्राम। ओके, मतलब ये संस्था के द्वारा फिर जो है क्लाइमेट एक्शन लेने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, कि उसके साथ साथ फंड जो है, फंड या बोल सकते हैं किसी प्रकार की हेल्प जो है इसके द्वारा, इसकी जो यूके ब्रांच है उसके द्वारा दिया गया 2020 में। ओके, तो ये सब इतना आप एक बार देख लेना, उसको पढ़ लेना, और में से कोई भी आ सकता है एग्जाम में। और जैसे कि ये जो 1968 वाला है कम्युनिटी वर्क एंड सोशल चेंज, ये इंपॉर्टेंट है। एंड 1973 वाला जो करंट इशू एंड कम्युनिटी वर्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, 2018 का जो है इसमें कोई डिटेल में लिखा नहीं है, तो इसको मैं एक बार देखूंगा क्या है। रिफिल रिवोल्यूशन, ठीक है, इसको मैं थोड़ा पूरा पढ़ के बताऊंगा फिर। ठीक है, क्लियर है। गुलवेकियन फाउंडेशन रिपोर्ट। यस सर। इसे इसकी पीडीएफ मिलेगी क्या? हम्म। मैं यस सर, यस सर। ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सी दीज आर द, लाइक कोई भी एक रिपोर्ट कहीं से भी अगर आ जाती है तो आपको उसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पूछा इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इतना डिटेल में एग्जाम में कुछ भी कहीं से आ सकता है, कोई रिपोर्ट पूछी जा सकती है ना। तो आप पूरा का पूरे रिपोर्ट में इतने प्रोविजंस होते हैं, अगर आप उसको पढ़ने बैठ जाएंगे तो फिर आप वही पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो हम हम्म। लोगों का जो एग्जाम जो है उतना उस लेवल का नहीं आता है टफ पेपर टू, कि आपको एक एक रिपोर्ट के एक एक प्रोविजन पढ़ने की जरूरत है। ओके, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से आ सकता है 100 में से, तो अगर आप एक दो क्वेश्चन को लेकर के बहुत ज़्यादा अगर फोकस करेंगे तो फिर बाकी चीज़ें रह जाती हैं। ठीक है, यस सर। तो बाकी बेसिक बेसिक आपको पता रहना चाहिए कि क्या रिपोर्ट है, क्या क्या उससे रिलेटेड है, वो सब चीज़ को। ठीक है, इसमें बस एक वो वाला सर आपने कहा था सर, वो डाल दूंगा मैं। कौन सा वाला? सर वो जितने भी थ्योरीज हैं सबको बहुत इनकैप्सुलेट वे में, मतलब दो दो तीन तीन लाइन में विद एग्जाम्पल पे। थ्योरी। हम्म। थ्योरी में उसको क्लास में डिस्कस करेंगे फिर डाल देंगे, मतलब डालने को मैं ऐसे ही बना के डाल दूंगा, आप पढ़ लो, आप लोग पढ़ लेना।